हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपीटेट वर्ग 3 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसमें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से सवाल दे रखा है हमें, एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर परिधि वाला एक नियमित षटभुज है। क्या है? षटभुज है। कितनी भुजाएं इसमें? षटभुजें मतलब 6 भुजाएं हैं, है ना। ये यहाँ पर दे रखा है हेक्सागोन, है ना। तो षटभुज है एक, जैसे एक तंबू है, किसी भी आकार का तंबू लिया उन्होंने। तंबू नहीं बताया कि शंकु आकार है या फिर वर्गाकार है या जो जैसा भी है, लेकिन उसका जो आधार है वो आधार क्या है, उसकी परिधि कितनी है? 150 सेंटीमीटर है और वो षटभुज का है। मतलब जो शंकु का जो आधार है वो षटभुज का है, उसकी 6 भुजाएं हैं। ये हो गया हमारा षटभुज, है ना। 6 भुजाएं हैं। तो परिमाप क्या होता है? परिधि या परिमाप जो होता है वो क्या होता है? उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। परिधि क्या होती है? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ये उसका परिमाप और वो परिधि कहलाती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने जो तंबू का आधार दे रखा वो कितना दे रखा है? 150 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भुजाएं कितनी होगी इसमें? 6, है ना। 150 उसकी परिधि दे रखी। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, मतलब एक भुजा की लंबाई क्या है। तो इसमें 150 में हम यदि 6 का भाग दे देंगे तो हमारी एक भुजा की लंबाई मिल जाएगी। जैसे काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे का 30, तो 25 सेंटीमीटर हमारी जो है इसकी एक भुजा होगी, है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 42 दे रखा है, एक नियमित घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? मतलब जो घनाभ होता है ना, उसके वर्टेक्स कितने होते हैं क्यूबॉइड के, ये पूछ रहा है हमसे, है ना। तो घनाभ ड्रॉ कर लेंगे हम। आपको मैं प्रैक्टिकल करके ही बता देता हूँ इसको। ये मैंने एक घनाभ बना लिया। प्रश्न पूछ रहा है हमें कि घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं ना। तो ये हमारा घनाभ बन गया। कितने शीर्ष हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने शीर्ष हो गए? 8, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 43 नंबर सवाल दे रखा है, यदि एक वर्ग, वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। स्क्वायर जो होता है उसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। ये बोल रहा है एक वर्ग ए बी सी डी है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी और डी का विकर्ण ए सी। जो विकर्ण है ए सी, ये क्या हो गया? इसका विकर्ण ए सी हो गया। ये क्या है? 5√2 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है विकर्ण की वो क्या है? 5√2 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसकी जो सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये वर्ग की प्रॉपर्टी होती है, इसका गुण होता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक भुजा पर समकोण बनता है। मतलब प्रत्येक एंगल में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। प्रत्येक वर्टेक्स पर, प्रत्येक शीर्ष पर जो कोना होता है उस पर 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर यदि 90 डिग्री बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाइड होगी, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाइड होगी तो क्या होगा? ए स्क्वायर, मतलब एक भुजा ये लंब या आधार जो भी हो, एक भुजा ये दोनों वैसे बराबर है, ये भुजा वर्ग है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये वर्टेक्स का वर्ग, है ना। ए सी का स्क्वायर, इसको हम ए बी नाम दे दें, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर होगा ए सी का वर्ग। ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा, है ना। आपको याद ही होगा ये तो, इतना तो पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो गया हमारा 2a² और ए सी स्क्वायर, हमें ए सी क्या दे रखा है? 5√2, 5√2, है ना। ये 2a² हो गया। ओ ये इसका स्क्वायर है यहाँ पर, ये तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 2 वर्ग से रूट कट जाएगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा हमारा, है ना। इधर क्या है? 2a²,
2 से यदि इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब इधर से यदि ए स्क्वायर बराबर 25 है, वर्ग हटाया, इधर वर्गमूल लग गया, ए बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, ये आ ही गया था इसका क्षेत्रफल, हमने इसको फालतू में हल किया। ए स्क्वायर, ए बराबर होगा 5, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब होता है क्षेत्रफल। जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग। तो ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। ये यहीं आ गया था इसका आंसर, हमने इसको ज़्यादा सोल्व कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 25 जो है 25 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 43 था ये हमारा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 44 दे रखा है, किसी दिए गए वर्ग का विकर्ण 4√2 है। वर्ग से ही है ये भी सवाल हमारा। जैसे ये वर्ग दे रखा है, इसका विकर्ण कितना दे रखा है उसने हमें, 4√2, 4√2 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है, जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल का 2 गुना है। एक और वर्ग दे रखा है जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है ना। कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसका पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद में इसका एरिया मालूम पड़ेगा हमें। तो एरिया क्या होता है हमारा, ये जो अभी हमने बताया है 2a स्क्वायर बराबरी पर डी स्क्वायर, मैंने अभी ये पिछले सवाल में ही सोल्व करके बताया आपको। यहाँ पर 2a स्क्वायर इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर, जो इसका जो डायगोनल दे रखा था वो। तो ये 2a स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या दे रखा है हमें, मतलब जो डायगोनल है, डी से मैं यहाँ डायगोनल मतलब विकर्ण को लिख रहा हूँ। तो ये 4√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर 2a स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर जो 2 है वर्ग से रूट कट जाएगा, तो 4 चौक 16 दूनी 32, ये 32 हो गया, इक्वल टू 2a स्क्वायर। 32 को इससे काटा तो ये हो गया 16। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपना 16। ए स्क्वायर मतलब होता है का क्षेत्रफल, मतलब ए गुणित ए स्क्वायर होता है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है, वर्ग का। अब ये कह रहा है कि दूसरा वाला जो वर्ग है वो क्या है, इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो इसका 16 है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 32 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 32 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है। अब विकर्ण पूछा है हमसे, तो विकर्ण क्या होता है, डी स्क्वायर बराबरी पर 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 32, ये एरिया है ना। तो 2 गुणित 32 बराबर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबरी पर हो जाएगा हमारा 32 दूनी 64, वर्ग हटाया, इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो डी हमारा क्या हो जाएगा 8, मतलब दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 45। फिर से ये जो हमें भिन्न के बारे में सवाल आया है, इसमें छोटी बड़ी भिन्न पूछी है। भिन्न वाले सवाल बहुत सारे दे रखे हैं, एक डिविजिबिलिटी रूल वाले, विभाज्यता के नियम वाले बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं पिछले जो ये एमपीटेट का जो पेपर हुआ था ना उसमें। तो इसमें हम चेक करेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 13/15, 29/41, 5/6 और 54/71, ये हमें भिन्न दे रखी है। अब भिन्न के यदि भिन्न सरल हो सकती है तो उसे सरल कर लेंगे। अब 29 और 41 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, ये नहीं कटेगी। इधर 13 भी अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं कटेगी। 5 भी अभाज्य संख्या हो गई, और ये 71 भी अभाज्य संख्या हो गई, तो ये इसी से नहीं कटेगी। हमें मतलब पूरा सोल्व करना पड़ेगा इस बार। मतलब जो भिन्न वाले सवाल रहते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग रहते हैं ये, है ना। तो 41 का इसमें गुणा करा तो 13 एकम 13 का 3 कैरी, 1 13 चौक 52 और 1 53, ये हो गया अपना कितना 533। मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था, परसों भी बताया था कि इसका गुणा इसमें करते हैं और ये नंबर इधर लिखा जाता है, इसका गुणा इसमें करते हैं और ये नंबर इधर लिखा जाता है। जो बड़ा छोटा आता है उसके आधार पर बड़ी और छोटी भिन्न का निर्धारण करते हैं। अब इसका 15 का इसमें करेंगे तो 15 9 135 का 5 हासिल 13, है ना। 15 दूनी 30 और 40 और 3 43। तो हमारी कौन सी भिन्न चाहिए, हमें छोटी भिन्न चाहिए। तो ये 29/41 हमारी छोटी भिन्न हो गई, ये बड़ी है। तो अब 29/41 का गुणा हम अगली भिन्न में करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, है ना।
तो इसका गुणा करा हमने, तो 6 नमे की 54 का 4 कैरी 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, ये हो गया 174। और ये हो गया कितना, 4 पंजे 20 और 205, 5 एकम 5, 5 चौक 20, है ना। तो ये अब हमारी जो छोटी भिन्न चाहिए हमें, तो छोटी भिन्न कौन सी हो गई, यही वाली 29/41। अब 29/41 की तुलना हम किससे कर देंगे, लास्ट वाली भिन्न 54/71। अब ये और टाइम टेकिंग होगा हमारा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा गुणा करना पड़ेगा हमें। अब 29 का गुणा हमें किस में करना है, 71 में करना है ना। 9 एकम 9, 2 एकम 2 और 9 63, 63 64 65, 65 का 5 कैरी 6, 7 दूनी 14 और 6 6 14 6 20, 9 एकम 9 और 963 और 2 एकम 2, 63 64 65 5 कैरी 6 और 7 दूनी 14 और 6 20, ये हो गया हमारा 2059। इसका इसका गुणा मैंने इसमें करा तो ये हो गया 2059, 2059। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 41 गुणित 54, है ना। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 5 एकम 5, 16 और 5 21, 1 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये हो गया हमारा 2214, 2214। ये आपको गुणा करना याद ही होगा 2 नंबर का, ये किसी वीडियो में मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको बता दूंगा आपको। तो अब हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये मतलब हमारी सबसे छोटी भिन्न क्या है, 29/41, 29/41 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला 45 का जो है सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 29/41। इस टाइप के सवाल आपको अब आ गए होंगे, मैंने लगभग 5-7 सवाल इस तरह के करवा दिए हैं। अगला सवाल देखेंगे हम 46 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। देखो मैंने आपको शुरू वाले ही दिन बता दिया था, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, प्रथम अंक देखा जाता है, पहला अंक देखा जाता है। कोई भी जो संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला अंक हम चेक करते हैं कि पहला अंक 2 से विभाज्य है कि नहीं है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग जो है 3 से भाज्य होना चाहिए। जो भी अंक दे रखे, जैसे ये अंक दे रखे 3, अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो रहा है तो वो अंक भी 3 से भाज्य होगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाज्य हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक 5 हो, है ना। अंतिम अंक जिस नंबर का 5 होगा या फिर 0 हो, 5 या 0 हो तो वो नंबर 5 से विभाज्य होगा। फिर 6 का विभाज्यता का नियम क्या है, जो अंक 2 व 3 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो, है ना, वो 6 से भी विभाज्य होगी, विभाज्य हो। फिर 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, मैंने 7 से विभाज्यता का नियम आपको 7 और 13 दोनों का बताया था। तो इसमें 3-3 के सेट बनाकर अंतर निकालते हैं, 3-3 के सेट बनाकर अंतर निकालते हैं। कल इसके मैंने सवाल आपको करवाए हैं। 8 के विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग, अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। और 9 के विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग, अंकों के योग में यदि, अंकों का योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। 10 का विभाज्यता का नियम क्या है, जिसमें पहला अंक 0 हो, मतलब जो इकाई अंक हो वो 0 हो तो उसमें 10 का भाग जाएगा। इस तरह से मैंने आपको ये 9 तक के विभाजित 10 तक के विभाज्यता के नियम बता दिए। 11 से विभाज्यता का नियम किसी और आगे वाले जो विभाज्यता के नियम आगे वाले वीडियो में बता दूंगा मैं। अब यहाँ कह रहा है ये 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, अंतिम अंक 5 या 0 हो, तो ये 0 वाले नंबर 5 से विभाज्य हो सकते हैं। अब 4 के विभाज्यता का नियम चेक कर लेंगे हम, मतलब 4 का इसमें भी भाग जा रहा है और इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसमें 4 एकम 4 2 बचा, इसमें नहीं जा रहा है, तो ये 5 से तो विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी 4 से जाएगा क्योंकि 2 0 है लास्ट में, और 5 से भी जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है ये
5 से विभाज्य लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। अगला सवाल देखेंगे हम 47वां, ये पेडागोजी से सवाल है हमारा। तो एज पर NCF 2005 टीचिंग ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन देम मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ETC प्राइमरी लेवल क्रिएटर टू द, ये कह रहा है कि हमें 2005 NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संचालन, मात्राओं की माप आदि का शिक्षण पूरा होता है। तो ये किस तरह का उद्देश्य है, इस तरह से पूछा है इसने। प्रश्न को पूछने की मंशा ये है कि ये जो मात्रा और प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संचालन, मतलब जो नंबर है उनका संक्रियाएं करना, जोड़ घटाव गुणा भाग और मात्राओं की माप आदि का शिक्षण, मतलब जो ये जो पढ़ाया जाता है वो किस तरह से, उसका उद्देश्य क्या रहता है। तो गणित पढ़ाने का एक संकीर्ण उद्देश्य है, मतलब क्या गणित पढ़ाने का एक संकीर्ण उद्देश्य नैरो एम है, या फिर गणित पढ़ाने का उच्च उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करने के लिए है, महत्वपूर्ण गणित पढ़ाने का उद्देश्य है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है, ये इसमें बिल्कुल संतुष्ट बैठते हैं। मतलब ये गणित पढ़ाने का उच्च उद्देश्य है। बच्चे को हम यदि जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा रहे हैं तो ये एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि यही जोड़ घटाव गुणा भाग उसको बड़ी बड़ी संक्रियाएं करने में मदद देंगे, बच्चे के विचार प्रक्रिया को का गणितीकरण करने के लिए है। तो ये भी सही है। और महत्वपूर्ण गणित पढ़ाने का उद्देश्य, तो ये भी सही होगा। तो इसका जो गलत ऑप्शन है ये वाला है, मतलब इसका जो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, है ना। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल दे रखा है 48वां, ह्यूरिस्टिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स, मतलब जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, तो ह्यूरिस्को शब्द से, ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द बना है किससे बना है, ह्यूरिस्को शब्द से बना है। ह्यूरिस्को शब्द से बना है, ये ग्रीक शब्द है ह्यूरिस्को, जिससे ग्रीस ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द बना है, और इसका अर्थ होता है खोज करना। क्या होता है, खोज करना, है ना। तो इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे हम, ये ह्यूरिस्टिक शब्द के बारे में दे रखा है यहाँ पर। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिक्सन से लिया गया है, जिसका अर्थ है खोजना, अन्वेषण करना। इसे अक्सर समस्या समाधान और खोज की विधियों से संबंधित संदर्भ में उपयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव और विचारों के माध्यम से ज्ञान या समाधान खोजता है। शिक्षा में ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण बच्चों को स्वशोध और प्रयोग के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे देखेंगे हम 49वां सवाल क्या कह रहा है कि सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। ठोस वस्तुओं के माध्यम से सभी गणितीय अवधारणाओं को नहीं सीखा जा सकता। सीखा जा सकता है बहुत सी अवधारणाओं को, लेकिन सभी को नहीं सीखा जा सकता। मतलब जैसे कोई इक्वेशन दे दिया तो उसके लिए हम ठोस जो है अवधारणा कहाँ से लाएंगे, तो इस तरह से उनको कुछ मानसिक रूप से भी सीखा जाता है। तो ये किस ओर इशारा करता है, यह एक सार्वभौमिकता है या व्यावहारिक ज्ञान है या अमूर्तता है या तार्किकता है। तो एक चीज़ होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त। जैसे हम किसी बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं, तो गिनती सिखा रहे हैं तो उसे हमने कुछ गेंदें लाकर दे दी, है ना, गेंदें लाकर दे दी। गेंदों के माध्यम से जैसे 10 गेंद ला के दे दी बच्चे को, हमें 10 तक गिनती सिखाना है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, मूर्त अनुभव करवा रहे हैं। उन चीज़ों को हम जो है ठोस वस्तुओं से उसको अनुभव करवा रहे हैं। और अमूर्त क्या होता है, जैसे हम उसे नंबर्स से पढ़ा रहे हैं, तो ये अमूर्त हो गया, है ना। तो इस तरह से ये अमूर्तता का उदाहरण है। ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, तो नहीं सीखा जा सकता मतलब नंबर्स के माध्यम से सिखा रहे थे, ये अमूर्तता का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 50 नंबर का, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है। पाठ्यक्रम निर्माण जो होता है उसका मुख्य चरण क्या होता है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निरूपण करना, जो उसके उद्देश्य रहते हैं उसका निरूपण करना, पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना, और पाठ्यक्रम सामग्री को व्यवस्थित करना। तो ये सभी चीज़ें आती है उसमें, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने 50 तक सवाल सोल्व किए। अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और हमारी जो ये 2000 प्रश्न की सीरीज है इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू मित्रों।